लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में चुनावी समीकरण क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का बिहार में? जो बहुत बड़े सवाल है। आम आदमी पार्टी बिहार में इलेक्शन अकेले अपना दम पर लड़ने का विचार संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी ने किया है। उनका अनुसार उन लोग मीटिंग भी कर रहा है, मीटिंग में यही सब शिक्षा व्यवस्था में भी वो सुधार करना चाहे तो फिर नीतीश कुमार जी उनको के पाठक जी को क्यों हटा दिए शिक्षा मंत्री पद से? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। जी गौतम जी, इसका कारण है उनको काम करने दिया ही नहीं है। ऊपर का प्रेशर आप देखिए, कोई में राजनीति है, ये तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी प्रेशर आता है। ये प्रेशर का चलते पाठक जी को शिक्षा निकाय से हटाया गया। ठीक है, आप हमारा कहना, आप क्यों नहीं चाहते अपने बच्चों का? सोचनीय बात है, पब्लिक अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। पब्लिक यही कहना चाह रहा हूं, मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का चलते नहीं है, ये भारत चलता है। एक अच्छी मैसेज बीजेपी को देना चाह रहा है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज नंबर 1 में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ है अधिवक्ता मैथ्यू एन देव सर, जो कि हमारे बगल में बैठे हुए हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इस बार जो बीजेपी को सबसे कम सीट मिला है, चूंकि अधिवक्ता है, वकील है, इन लोगों को काफ़ी सारा केस इन लोगों के सामने आता है। तो ये बीजेपी सरकार का एक नया मुद्दा और नया केस समझिए ये लोग हम सर के पास रखना चाहते हैं कि ये नया केस में किस तरह से जज जो है सजा सुनाए हैं इस बार इलेक्शन में। और जो 303 सीट अगले बार बीजेपी जीत पाई थी, इस बार 240 पर ही सीमित कैसे गई, इसके विषय में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर पीके न्यूज नंबर 1। नमस्कार गौतम जी, आपका पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका एक इंटरव्यू के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपने बहुत बड़े एक मुद्दा उठाया, इलेक्शन में जो बीजेपी का इस प्रकार का करारा झटका कैसे लग गया। इसको बहुत बड़े कारण है, मैं पब्लिक को बोलना चाहता हूँ। एक बार पब्लिक सुनिए, 400 पार का नारा लगा रहा था माननीय प्रधानमंत्री, वैसे बोल रहा था मैं हूँ राजा, मैं ही अवतार हूँ, भगवान का अवतार मानता था। भगवान का अवतार मान के इतना डिक्टेटरशिप, इतना अहंकार, इतना घमंड भरा हुआ था। ठीक है, 2 बार उनको सत्ता मिल गया, तीसरी बार सत्ता मिलने का अहंकार में वो पूरी घमंड से चल रहा था। ये नहीं चला, सबसे बड़ा जज जनार्दन है, इसको पता नहीं है। ये कृष्ण का अवतार बोल देते थे, मैं भगवान है, वो भगवान का अवतार बोल देते थे। ये सब का चलते पब्लिक दिखाना चाहता था आप नहीं है भगवान, सबसे बड़ा भगवान पब्लिक है। तो सर, जब आप ईश्वर की बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं, तो बीजेपी कहे थे अयोध्या में हमने राम मंदिर बनाया, जो कि 22 जनवरी में को वहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम किया गया, जो कि संपूर्ण भी हुआ। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं कि बीजेपी अयोध्या से ही चुनाव कैसे हार गई? जब वहाँ पे ये राम मंदिर बनाई तो फिर वहाँ पे चुनाव कैसे हारी? बहुत बड़ी सवाल है, वो सोचनीय बात है। पब्लिक अयोध्या में बीजेपी को हरा दिया। पब्लिक यही कहना चाह रहा हूं, मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा का चलते नहीं है, ये भारत चलता है। एक अच्छी मैसेज बीजेपी को देना चाह रहा है, सरकार को यही पब्लिक देना चाह रहा है। भैया तुम मंदिर बनाने पर हम लोग खुश नहीं है, मंदिर चाहिए, मस्जिद भी चाहिए, आस्था से जुड़ा हुआ हम लोग, आस्था चाहिए, लेकिन मंदिर मस्जिद का मुद्दा पर पब्लिक को लड़ाना, पब्लिक को जुटाना, पब्लिक को गुमराह करना, पब्लिक को अंधा भक्त बना कर रखना, ये गलत है। वो दिखा रहा है हम लोग का अयोध्या में बीजेपी हारने का कारण हुई है। और मेरा कहना है, भारत के वासियों को नया टेक्नोलॉजी, नया युग को मंदिर मस्जिद नहीं चाहिए। टेक्नोलॉजी में विकास है, साइंस में विकास है, नया नया आविष्कार में विकास है, मंदिर मस्जिद में विकास नहीं है। अंधविश्वास, अंधभक्ति भरने का काम करता है, उसी से हम लोग का भारत का विकास नहीं होगा। यही पब्लिक बीजेपी को कहना चाह रहा हूं, आप आज के बाद मंदिर मस्जिद करके पब्लिक को आपस में लड़ाइए मत। हम लोग एकजुट होकर रहना चाहता हूं, मैं विकास करना चाहता हूं, अपना घर का दाल रोटी के मैं कमाना चाहता हूं, भारत का विकास चाहता हूं। इसलिए अयोध्या में यही जवाब दिया, करारे जवाब दिया, आप मंदिर मस्जिद का मुद्दा ना उठा के आपस में लड़ाए ना मुसलमान हिंदू सिख ईसाई का बात ना कहे।
आप विकास के बात के, युवाओं को रोजगारी दीजिए, विकास कीजिए। इतना साल हो गया, हम लोग आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। ये पुरानी मंदिर मस्जिद के बारे में नहीं, मंदिर चाहिए, मस्जिद चाहिए, पूजा पाठ भी चाहिए, उसके बिना हम लोग जीवन अधूरा है। लेकिन वो मात्र जीवन नहीं है, वो मात्र जीवन नहीं है। जीवन में हम लोग का विकास के मुद्दे पर सोचिए। पुल पुलिया, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी, फैक्ट्री लगाइए। भारत में कितना फैक्ट्री लगाया नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री जी को मैं पूछना चाहता हूं, आपने कितनी फैक्ट्री का उद्घाटन किया, कितनी टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या परिवर्तन लाया भारत में? आपने यही सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूं, भारत का युवाओं के लिए क्या किया है? हम लोग का भारत का युवा लोग विदेश क्यों भाग रहा है? शिक्षा के लिए। अभी कुवैत में 45 आदमी जल के मर गया। अच्छा छोड़िए उन सभी दिशाओं पर दूसरे दिन हम चर्चा करेंगे। सबसे मेन मुद्दा जो है अभी नीट परीक्षा में बहुत सारा धांधली हुआ है, जो कि उससे बहुत सारे बच्चा हर जगह जगह परीक्षा में जो धांधली हुई है, हर जगह बच्चा प्रदर्शन कर रहे हैं, जगह जगह पर पुतला जला करके पूरी तरह से बच्चा में कहीं न कहीं आक्रोशता देखा जा रहा है कि वो लोग पूरी तरह से प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं। और बीजेपी सरकार में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक का मामला आया है। अभी तक लगभग 41 एग्जाम ऐसा हुआ जिसमें पेपर लीक हुआ ही हुआ है, और कुछ बिहार के जो है युवाओं का भी उसमें नाम आया है कि वही लोग पेपर लीक किए हैं, जिसमें बिहार पुलिस ने उनको गिरफ्तार भी किए हैं। इसके विषय में आपका क्या कहना है? गौतम जी, ये बहुत बड़ा चिंतनीय विषय है। भारत जैसे कंट्री में, जो भारत में हम लोग का विद्यार्थी लाखों लाखों रुपया खर्चा करके अपना जवानी को समाप्त करके तैयारी करके डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS बनने के इच्छा को अपना पूरा करने के लिए, देश का अच्छा सेवक बनने के लिए, देश को सेवा देने के लिए बहुत अच्छी कॉलेज में, अच्छे ट्रेनिंग सेंटर में जाके लाखों रुपये खर्चा करके पूरी लाइफ बर्बाद करके तैयारी करता है। वो विद्यार्थी निरस्त होके, दुखी होके, आप भारत सरकार को यही कहना चाह रहा हूँ, इन प्रकार के नीट जैसे परीक्षा में धांधली, हम लोग का मन का विश्वास खत्म हो गया। इसको मेरा कहना, धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, उसको हम कहना चाह रहा हूँ, इन प्रकार के एक नया कोऑर्डिनेशन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश के अनुसार नया कोऑर्डिनेशन का जरूरी है। अभी वो पुराना सिस्टम चेंज कीजिए। डॉक्टर, इंजीनियर बनने वाला विद्यार्थी के साथ धोखाबाजी मत कीजिए। उनका अब हमें लगा बिहार राज्य का अपने दोस्त लोग को पकड़ा गया, ये सब ऊपर में कुछ सेटिंग है तो ना पकड़ा गया। और आप हम घूस लेने के लिए या धांधली करने में तैयार नहीं, हम निष्पक्ष रूप से काम करेगा, ये घटना होता ही नहीं है। अभी सरकार तो वैशाखी में चल रहा है, एक साइड में एक पैर में वैशाखी है, एक साइड में नीतीश कुमार है, एक साइड में चंद्रबाबू नायडू है। सरकार तो वैशाखी में चलता है। सरकार के पास तो अपना दोनों टांग तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों अगर पीछ लिया समझ लो गिर गया। सरकार एक चीज़ अभी बहुत ज़्यादा वायरल है कि नीतीश कुमार यदि बैसाखी बन चुके हैं आपके कहने के मुताबिक, तो नीतीश कुमार को इस बार बिहार का कई बार वो विशेष राज्य का दर्जा भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग चुके हैं, लेकिन इस बार तो उसके हाथ में सत्ता है, वो जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं पूरे माहौल को, सिचुएशन को। तो आप नीतीश कुमार जी को अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहते हैं? बिहार में ऐसा क्या बदलाव किया जाए जी हमारे जितने भी युवा साथी हैं सभी का भविष्य सुदृढ़ हो सके? साथियों, नीतीश कुमार को मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम। जरूर आप पलटे रहा, मैं पलटू ना मारे। आप चाहेगा तो बिहार वासियों के लिए एक बहुत तोहफा दे सकता है। विशेष राज्य का दर्जा बिहार में चाहिए। ये युवा लोग पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु जाकर कमाने का क्या जरूरी है? पलायन रुकाइए। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार का हाथ में। बिहार का जनता को उल्लू मत बनाइए, गुमराह मत कीजिए। कहा जाता है कि बिहार एक लेबर सप्लायर जोन बन चुका है, इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? बिहार से मकई लाद के, आप भी देखा होगा गौतम जी, मकई लाद के कलकत्ता जाता है, वही फैक्ट्री में बन के वापस बिहार में आता है। अरे वो वहाँ का लेबर मजदूर भी यही बिहार से जाता है। लेबर वहाँ काम करने वाला, तमिलनाडु में कपड़ा फैक्ट्री में काम करने का 90% लोग बिहारी लोग हैं। बिहारी वासियों का आदर करता हूँ मैं, उन लोग काम करता हूँ बढ़िया से। कलकत्ता में चना फैक्ट्री में हो, मक्का फैक्ट्री में काम करने वाला 80% लेबर बिहार का। अरे वो फैक्ट्री बिहार में खुलेगा तो यहाँ का पलायन रुक जाएगा। अरे मम्मी पापा का छोड़ के बच्चा अकेले है, बीवी तो हस्बैंड का छोड़ के अकेले भटक रहा है।
भैया आप अपना देश में एक फैक्ट्री लगाइए, क्योंकि यहाँ का गरीब जनता को उसको नौकरी मिले, अपना घर में अपना बीवी बाल बच्चों के साथ सोए, अपना बाल बच्चों को देख ले करके पढ़ाए। आपने पब्लिक का मुंह में, पब्लिक का आंग में धूल झोंक रहा है। क्यों झोंक रहा है? आपने बीजेपी सरकार में, आपका मंत्री है, आपका पास कितना मंत्री है, आपका अपनी सरकार में, आप अभी चाहेगा एक सप्ताह में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे सकता है, क्योंकि आपका चलते बीजेपी सरकार चल रहा है। आप भी नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के वैशाखी है और चंद्रबाई नायडू दूसरा वैशाखी है। इसीलिए आप पब्लिक को कभी गलत बोल के पब्लिक इधर तो घुमा के मत कीजिए। आप पब्लिक के लिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दीजिए। हाँ, हम लोग आपको ऊपर विश्वास रखता हूं। 3-3 बार, 4-4 बार हम आप लोग को जिताया राज से उभर के। अभी आप 3-3 बार, 4-4 बार आप सत्ता में, क्योंकि पब्लिक आपको वोट दिया, इसलिए आप सत्ता में। इसलिए कृपया ये पब्लिक का बात सुनिए, आप विशेष राज्य का दर्जा दीजिए, बिहार में फैक्ट्री का निर्माण कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में आधारभूत संविधाभूत में इसका पूरा आधारभूत में परिवर्तन लाइए, पुल पुलिया बढ़िया से बनाइए, स्कूल कॉलेजेस बनाइए, बिजली सप्लाई अच्छा से दीजिए, बाढ़ जैसे सुखाड़ जैसे चीज से निपटाने के लिए इसका व्यवस्था कीजिए। कोशी में, हम कोशी वासी लोगों के लिए कह रहा हूं, कोशी में आने वाला बाढ़ में निपटाने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि इस बार पब्लिक मरे नहीं। इसका अगले बार देखा गया था कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव था उसमें एनडीए जो है 39 सीटें जीती थी, जिसमें 16 जेडीयू थे और 18 बीजेपी थे, दोनों मिला करके जीते थे। तो वो दोनों जब जीते इतने अच्छे ढंग से चुनाव, यहाँ से 39 के 39 सीट बिहार से जीत करके गए, तो फिर विकास बिहार में हुआ क्यों नहीं, जो इस बार उन लोगों को 12-12 सीट पर ही सिमटना पड़ा? विकास के मुद्दा पर नीतीश कुमार जी, जो फर्स्ट नीतीश कुमार का सरकार है, गौतम जी आपको याद होगा, उन्होंने अच्छा काम किया। फर्स्ट नीतीश कुमार का सरकार, आपको याद कीजिए, 5 साल में विकास में बहुत बढ़िया काम किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी का सरकार ओनली परिवर्तन लाया है, खाली अपना ही पॉकेट का, लेकिन जनता का नहीं। दूसरी सरकार नीतीश कुमार का आया, परिवर्तन अच्छा से नहीं आया, विकास नहीं हुआ। तीसरी सरकार में पलटी मार के, आरजेडी से पलटी मार के बीजेपी में चला गया। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन में उनको जीत हासिल हुआ, लेकिन आने वाले इलेक्शन भी अगर जीत हासिल करना है, पब्लिक को आपको कुछ देना पड़ेगा। पब्लिक आपको ऊपर विश्वास करता हूँ, मेरा वो पब्लिक आपका चेहरा देख के आप ही का ही आशा रखता हूँ, आपसे आशा रखता हूँ। बिहार का विकास, शिक्षा का विकास, मात्र शिक्षा का नहीं, रोजगार, फैक्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर में परिवर्तन, औसत आदमी के जीवन का वैल्यू, ये औसत आदमी का गुंडागर्दी, दंगा फसाव, ये भी कम हो जाए, कानून प्रशासन टाइट हो, 24 घंटा बिजली मिले, गरीब निर्धन किसान को उसको खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचे, उसको पानी मात्रा में बिजली भी पहुंचे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए वकील साहब, चूंकि अभी बिहार में बहुत ज़्यादा मुद्दा वायरल है कि के पाठक जी को जो है शिक्षा मंत्री पद से हटा दिया गया है, इसका क्या कारण है? हम तो इसके बारे में गौतम जी एक बात कहना चाह रहा हूँ, के पाठक को हम प्रणाम करता हूँ। वो बिहार का शिक्षा को नीचे से बदलाव किया। मैं मतलब क्या, बहुत सारे टीचर का मृत्यु हो गया, बहुत सारे बच्चे का मृत्यु हो गया गर्मी में, और उथल पुथल कर दिए शिक्षा व्यवस्था को, लेकिन कुछ ऐसा बदलाव नहीं हुआ, ये जनता का कहना है। इस पर आपका विचारधारा क्या है? जो हमेशा हम लोग काम करके सीखा है, वो काम का प्रति खुश रहेगा। जो हमेशा काम करके नहीं सीखा है, वो तो बोलबे करेगा। कहीं में कोई मौत नहीं हुआ। गर्मी से अन्य राज्य में भी बहुत विद्यार्थी में बेहोश होकर गिर गया। अरे गर्मी है तो खाली स्कूल के लिए गर्मी है, बाजार में गर्मी नहीं है, मेला में गर्मी नहीं है क्या? सरकारी दफ्तर में गर्मी नहीं है क्या? सरकारी दफ्तर छोड़ के कोर्ट कचहरी में गर्मी नहीं है? गर्मी का एक मुद्दा नहीं है। आधारभूत संचारभूत पढ़ाई लिखा का पूरा व्यवस्था को
पाठक जी ने सुधार करके बिहार को अन्य राज्य का शिक्षा का बराबर लाने की कोशिश किया, सरकारी शिक्षकों को पढ़ाने। जब वो अन्य राज्यों की शिक्षा व्यवस्था में जिस तरह से सुधार हुई उसी तरह बिहार के शिक्षा व्यवस्था में भी वो सुधार करना चाहे तो फिर नीतीश कुमार जी उनको के पाठक जी को क्यों हटा दिए शिक्षा मंत्री पद से? सबसे बड़ी मुद्दा ये है। जी गौतम जी, इसका कारण है उनको काम करने दिया ही नहीं है, ऊपर का प्रेशर। आप देखिए कोई में राजनीति है, ये तो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में नीतीश कुमार जैसे लोगों को भी प्रेशर आता है। ये प्रेशर का चलते पाठक जी को शिक्षा निकाय से हटाया गया। ठीक है, आप हमारा कहना, आप क्यों नहीं चाहते अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई देने के लिए? आप क्यों नहीं चाहते हम लोग का विद्यालय अच्छा हो जाए? क्यों नहीं चाहते दिल्ली जैसे स्कूल चले? आप क्यों नहीं चाहते विद्यालय में शिक्षक पढ़ाए? आप चाहते नहीं विद्यालय में शिक्षक पढ़ाए? ठीक है, शिक्षकों को बहाली क्यों किया जाता है? उनको 10 बजे से 5 बजे तक काम करने हेतु उनको बहाली किया, उनके कंडीशन टर्म एंड कंडीशन बनाया हुआ। ठीक है, तो हम सभी मुद्दों पर जो है सो सर से हम मेरे को कंप्लीट करने दीजिए। हम कहना चाह रहा हूं, क्या आप अपना बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाने नहीं चाहते हो? आप जिसको पढ़ाते नहीं उसी मास्टर को रखना चाहते हो, या पढ़ाने वाले मास्टर को रखना चाहते हो? अगर पढ़ाने वाले मास्टर को रखना चाहते हो, मेरा कहना पढ़ाने दीजिए। पढ़ाई में, शिक्षा में ही विकास, धन में विकास नहीं है। जब शिक्षा ही अच्छी तरह से दीजिएगा, बिहार का विकास अच्छी तरह से आने वाले पीढ़ी करेगा। आज के समय में नहीं आने। अरे लोगों का कहना है कि नेता अक्सर चाहते हैं कि जो लड़का लड़कियां हैं वो सभी शिक्षा कम रहेगा तभी तो उसके पीछे घूमेंगे। यदि शिक्षा पूर्ण हो जाए उसके अंदर तो क्या वो सरकार के पीछे कभी घूमेंगे? किसी नेता या किसी पार्टी का झंडा लेकर के हाथ में वो बिहार का कोई भी लड़का लड़की उसके साथ घूमेंगे? नहीं घूमेंगे। इसीलिए आज तक कोई भी नेता जब आते हैं तो वो आपको बताएंगे कि नल जल ही देंगे, हम बिजली देंगे, पानी देंगे, ये देंगे, राशन देंगे, लेकिन शिक्षा की बात कोई सरकार नहीं करती है। इस पर क्या कहना चाहते हैं? इसमें पाठक जी इसी में बहुत काम किया है। पाठक जी शिक्षा को सुधारने के लिए अच्छी शिक्षा बिहार का जनता को, बिहार का पब्लिक को, बिहार का नई पीढ़ी को टेक्निकल स्टडी देने के लिए पाठक जी बहुत काम किया। लेकिन पाठक जी को हटा दिया, उसके अच्छे लोग दीजिए ना, हम हटाने पर कोई आपत्ति हमको नहीं है। सरकार आ गया बीजेपी का सरकार आने का, सरकार तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि बैसाखी के सहारे ये बीजेपी सरकार कब तक चलेगी? ये तो नीतीश कुमार एंड हम लोग चंद्रबाबू नायडू जब बैसाखी हटेगा तो वो तो नीतीश कुमार के बारे में गौतम जी आप जानता ही है, पलटूरा में कब बहुत सारे लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार जी विधानसभा चुनाव में पलटी मारेंगे और तेजस्वी के साथ गठबंधन करके विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ेंगे और अच्छी फिर पुनः बिहार के मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे। इस पर क्या विचारधारा है आप? नीतीश कुमार की एक इच्छा है, कुर्सी। वो तो कुर्सी टूटेगा, वो तो दिमाग से हलबड़ा जाएगा। कुर्सी का बहुत बड़ा प्रेमी है, वो तो कुर्सी चाहिए। अब तो बीजेपी सरकार में लालच तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में होता है, लेकिन नीतीश कुमार जी को लगता है कि कुर्सी से इतना ज्यादा प्रेम हो गया है। उस प्रेम की व्याख्या यदि कोई शब्दों में करना चाहे, कोई कविताओं में करने चाहे तो भी नहीं कर पाएंगे। क्या लगता है? वो तो ये तो हम लोग कविता बनाया हुआ, लेकिन हम उसका सामने आपको सामने कहने नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन ये क्या कविता है? अरे बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हम ये कहने नहीं चाह रहा हूँ, इतना कहूँगा नीतीश जी बीजेपी के साथ साठ काट करने का पहले भी आप लोग राजनीति में उथल पुथल में देखा होगा, पहले अपने सेटिंग कर दिया, मुझको प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री का मौका दीजिए तो हम सपोर्ट करेगा। फिर बिहार में उन्होंने कहा मुझको मुख्यमंत्री बनाइएगा तब हम तोड़ के आपका पास आएगा। आप तो ये बात मालूम होगा। लेकिन आगामी इलेक्शन में, आने वाले इलेक्शन में हम लोग का कहना है समीकरण कुछ और होगा, ये समीकरण नहीं रहेगा। पब्लिक गलत नहीं किया, पब्लिक ने सोच समझ कर काम किया। जो एमपी इलेक्शन में जो समीकरण है, क्या लगता है कि इस बार आम आदमी पार्टी बिहार में चुनावी समीकरण क्या रहेगा आम आदमी पार्टी का बिहार में? जो बहुत बड़े सवाल है। आम आदमी पार्टी बिहार में इलेक्शन अकेले अपना दम पर लड़ने का विचार संजय सिंह जी, संदीप पाठक जी ने किया है। उनका अनुसार उन लोग मीटिंग भी कर रहा है, मीटिंग में यही सब कह रहा है बिहार में आम आदमी पार्टी अपनी बल पर अकेले इलेक्शन लड़ूंगा। तो अगर लड़ेगा अगर वो शीर्ष नेतृत्व, ऊपर वाला नेतृत्व हम लोग को जाएगा, हम लोग को टिकट देने, जो उसको अच्छा आदमी बुझाएगा उसको टिकट देगा, हम लोग इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन हम लोग बिहार में आम आदमी पार्टी का एक अच्छी बल है। हम लोग की सेवा, निस्वार्थ सेवा का एक उदाहरण है। किसी पद का लोभ नहीं है, किसी पैसा का लोभ नहीं है। हम लोग अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके अभी तक पार्टी को जिंदा रखा है। आम आदमी पार्टी
का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली अपन बिहार प्रभारी यही कहा है बिहार में आम आदमी पार्टी। ठीक है सर, तो बहुत ज़्यादा समय ले लिया, चूंकि समय हमारे पास बहुत कम है। तो आप लोगों को मैथ्यू एंड देव सर की विचारधाराएं कैसी लगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अभी हम जो आप लोगों के सभी विषयों पर चर्चा किए, इसके विषय में भी आप लोग क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार गौतम जी, पीके न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल हमेशा अच्छी समाचार देते हैं, हम लोग देखते रहता है, पब्लिक आपका है। इसी प्रकार भले भले आप लोगों को भगवान आशीर्वाद दे रहे। सबको मेरा धन्यवाद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।